गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो लॉ। तो ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस ये कहता था अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एसटीपी क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। पर वो हमने प्रूव कर दिया था कि वो डाल्टन लॉ को ओबे नहीं कर रहा था, इसलिए वो गलत था। तो इसी को डिस्प्रूव करने के लिए या उसका एडवांस जो है वो हमारे पास क्या आया, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, तो ये कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain equal number of molecules। क्या कह रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास अगर डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है तो उन सभी के अंदर क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। जैसे हम लेके चलते हैं केस H2 मॉलिक्यूल प्लस Cl2 मॉलिक्यूल और हमारे पास 2HCl मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका हमने 1 वॉल्यूम लिया, इसका भी हमने 1 वॉल्यूम लिया और हमारे पास इसका 2 वॉल्यूम बन गया। ये हम कह सकते हैं भी इसके हमने n मॉलिक्यूल्स लिए, इसके भी हमने क्या लिए, n मॉलिक्यूल्स लिए और इससे हमारे पास क्या बन गए, इसके 2n मॉलिक्यूल्स बन गए। पर हम चाहते हैं कि इसका n मॉलिक्यूल बने यानी 1 मॉलिक्यूल बने, तो क्या करेंगे, हम n/2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, n बच जाएगा। ठीक है, इसको हम अगले केस में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ये कितना हो गया, n/2 मॉलिक्यूल। उसी तरह से ये हमारे पास n/2 मॉलिक्यूल और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ना कि एटम, क्योंकि एटम को तो हम तोड़ नहीं सकते पर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाती है, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, साथ में इसकी आती है एप्लीकेशन, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो 2 एप्लीकेशन है। नंबर 1 टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, एटॉमिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी एलिमेंट के, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी एटॉमिसिटी। दूसरा है टू डिटरमाइन द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। कोई गैस है उसकी वेपर डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले में हमने एक फॉर्मूला किया था क्या, कि जो मोलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास वेपर जो डेंसिटी है, वेपर जो डेंसिटी है वो किसकी इक्वल होगा, मोलर मास बाय 2।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी जो किसी भी गैस की है वो निकाल सकते हैं। मोलर मास हमारे पास गिवन होगा, उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। अब इससे कुछ डेफिनेशन निकल कर आते हैं, जैसे एटम और मॉलिक्यूल्स की। एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके बारे में। तो सबसे पहले एटम, तो क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction, take part in chemical reaction and may and which have may or maybe not independent existence। मतलब कह रहा है ऐसे वाला पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है पर उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, H2 है, H2 अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, H जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये एटम है। Cl2, उसमें जो Cl है वो एटम है, तो अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। तो हो भी सकता है एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट और नहीं भी। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, इट इज द सब्सटेंस विच आर मेड व्हेन टू सिमिलर और dissimilar atoms are combined to each other and which have independent एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे H2, CO, CO2 सेट्रा, इनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी आगे हमारे पास 2 प्रकार के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक्स, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम, तो क्या हो जाएगा, दी मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर एटम, जो सिमिलर एटम से मिलकर बनेगा। एग्जाम्पल जैसे H2, Cl2, F2, N2, सो ऑन। उसी तरह से आगे बात आ जाती है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, दी मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ more than one kind of atom। एग्जाम्पल है वाटर,
CO2, अमोनिया एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास हो जाता है एटम, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स के टाइप्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। तो जैसे ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस हुई तो पता चला भी एटम होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप हुआ साइंटिस्ट के लिए वो ये हुआ कि एक एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जो एक टडिडियस टास्क था, यानी बहुत ही मुश्किल भरी बात थी भी कैसे एक एटम का मास कैलकुलेट किया जाए। उसमें प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि एटम का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। दूसरी बात, उस एटम को सेपरेट कैसे किया जाए, क्योंकि एक अकेला एटम तो है नहीं, बहुत सारे बल्क में होता है, तो उसका मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है। और तीसरी बात भी, उसका एग्जैक्ट मास कैसे कैलकुलेट हो। तो ये तीन कारण थे जिस कारण से एटम के मास को कैलकुलेट करने में काफ़ी लंबा समय लग गया। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पहुंचा गया कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जो एटम का मास निकाला गया वो कैसे निकाला गया, वो निकाला गया रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म्स में। रिलेटिव का मतलब किसी चीज़ से रिलेट करके। जैसे दो स्टूडेंट हैं, अगर एक ही स्टूडेंट हो तो हम उसको कैसे कंपैरिजन करें कि वो बहुत इंटेलिजेंट है या वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो कोई ना कोई होना चाहिए उसके रिलेटिव में, तभी हम बात कर पाएंगे ना कि वो उसके रिलेटिव में वीक है या इंटेलिजेंट है। तो वैसे ही एटम का मास भी उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिया गया, रिलेटिव किया गया कि कोई एटम उस एटम के कंपैरिजन में या उस सब्सटेंस के कंपैरिजन में कितना गुना भारी है या कितना गुना वो हल्का है, उससे उसी को क्या बोला गया, रिलेटिव एटॉमिक मास बोला गया। तो उसी की टर्म्स में हमने एटम के मास को कैलकुलेट किया। तो वो कॉन्सेप्ट जो हमने लिए वो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, जैसे हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो इनको रिलेट करने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो हमारा कॉन्सेप्ट बैठा वो बैठा कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो आजकल का जो मास है वो हम किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप की टर्म्स में। तो हमने जो एटॉमिक मास है वो कैसे निकाला किसी एटम का, तो हमने लिया एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, कार्बन का, कि कार्बन 12 के कंपैरिजन में कोई एलिमेंट कितना जो है वो हमारा हैवी है या कितना वो लाइटर है। तो उसी को क्या बोला गया, उसका एटॉमिक मास। तो क्या है एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ the relative atomic mass, the relative atomic mass of an atom of element is defined as, क्या है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे, एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसकी टर्म्स में कि वो कितना गुना हैवी है या कितना वो लाइटर है, उसी की टर्म्स में हम क्या करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास या हम कहें एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो हमारे पास एटम है या उसका मास है उसको हम किसकी टर्म्स में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में लेते हैं। किसकी टर्म्स में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट
इसको AMU भी कहा जाता है स्मॉल में, और या कई बार इसको हम स्मॉल यू से, यू मतलब यूनिफाइड, इसके टर्म्स में भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या है, वो क्वांटिटी जो इक्वल होगी किसके, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या है, दी क्वांटिटी ऑफ मास, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू, क्या है, इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो 1 AMU होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके इक्वल होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास यूनिट। AMU या स्मॉल यू की टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी भी, हमने इसके कंपैरिजन में निकाल लिया कि ऑक्सीजन कितना गुना भारी है, हाइड्रोजन कितना गुना हल्का है, क्लोरीन कितना है। इस तरह से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि हमें पता है कि कई बार हमारे पास क्या एडजस्ट करते हैं, आइसोटोप एडजस्ट करते हैं। तो उन आइसोटोप का मास कैसे लिया जाए, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 है, एक का 2 है, मास एक का 3 है, तो कौन सा मास लिया जाए। तो ऐसे वाले केसेस में फिर हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा वो एवरेज एटॉमिक मास, तो जैसे हम सिंपल सा केस लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक का एटॉमिक मास 35 है, एक का 37 है। और नेचर में जो इसकी अबंडेंस है, परसेंटेज है, ये 35 वाला कितना पाया जाता है, 75%, और ये वाला कितना पाया जाता है, 25%। यानी ये थर्ड हिस्सा पाया जाता है और ये एक हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर हम क्या करते हैं, 4 क्लोरीन एटम हमें मिलते हैं, तो उस 4 में से 3 कौन से होंगे, क्लोरीन 35 वाले, और उन 4 में से केवल एक ही होगा जो क्लोरीन 37 वाला होगा। तो ऐसे वालों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है फिर हमारे पास फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास फॉर एन आइसोटोप। कोई भी जो हमारे पास आइसोटोप है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, जो हमारे पास आइसोटोप है वो मल्टीप्लाई बाय, उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस यानी वो कितनी मात्रा में पाया जाता है नेचर में, प्लस उसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप जो दूसरे वाला है वो, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो जैसे हम क्लोरीन वाला ही केस ले लेते हैं, तो क्या होगा, देखो क्लोरीन इस वाले का कितना है, 35। तो परसेंटेज अबंडेंस यानी हम अगर इसको इस रेशियो में ले लें तो 35 × 3 हो जाएगा, प्लस ये आप 75 लेकर भी कर सकते हैं, बात वही आ जाएगी, हमें नीचे 100 लेना पड़ेगा। फिर अगर हम 3 की फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से अब हमारे पास क्या है, 37, इसका क्या है 1, टोटल नीचे कितना आ जाएगा 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 = 15, 3 3 = 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 37। तो टोटल कितना हो गया, 105 + 37 142 बाय में 4। तो जब हम करेंगे डिवाइड, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 3 = 12, 2 बच जाएंगे रिमेनिंग, और 4
4 5 द 20, फिर 2 बच जाएंगे, 0 ऊपर से लेंगे तो ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 35.5 U। इसलिए आप जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल करोगे उसमें क्लोरीन का मास कितना लेंगे 35.5 लेंगे, ना कि 35 ना कि 37। तो वो हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोप का। तो आपको और कोई दे सकते हैं, इस तरह से आपको बता देंगे। जैसे बोरोन का ले लो भी, एक बोरोन 9 है, एक बोरोन 11 है, ठीक है। इसकी आपको परसेंटेज दे देंगे जितनी भी हो सकती है वो आप उस तरह से दी होगी। 60% है या ये 40 है तो मल्टीप्लाई करके टोटल 100 से क्या कर दोगे आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अब बात आती है फिर हमारे पास उसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास। तो वो सिंपल सा है, जब जो एटॉमिक मास है जैसे ये है 35.5 U, इसको जब हम किस में एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम्स में, किस में एक्सप्रेस कर देंगे इसको ग्राम्स में कर देंगे। जैसे ये 35.5 G लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या था 35.5 U था, हमने क्या लिख दिया इसको 35.5 G ग्राम में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। क्या बन जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। अब उसी तरह से फिर हमारे पास आगे क्या आता है, आगे आता है हमारे पास मोलर मास। जैसे ये तो एटम का मास था इसलिए इसको एटॉमिक मास बोल दिया, उसी तरह से क्या आ जाएगा मोलर मास। मोलर मास हम क्या बोलेंगे, वो वाला मास जो टोटल सम होगा डिफरेंट एटम्स का, ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा सम होगा डिफरेंट एटम्स का, और उसको हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कंपैरिजन करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे उसका मोलर मास। जैसे सिंपल सा वाटर, वाटर का हमें पता है एक हाइड्रोजन का एक है 2 + 16 तो कितना हो जाएगा 18 U। ये इसका क्या हो जाएगा मोलर मास। अगर ग्राम मोलर मास आता है तो उसी तरह से क्या कर देंगे इसको 18 ग्राम में बदल देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा उसका मोलर मास हो जाएगा, कौन सा ग्राम मोलर मास हो जाएगा। उसी तरह से जो हमारे पास साल्ट होता है, साल्ट का जो मास होता है वो हम किस में लेते हैं फॉर्मूला मास। बस थोड़ा सा नाम चेंज है, उसको हम क्या बोल देते हैं फॉर्मूला मास। मतलब एक जो हमारे पास मोल है उस कंपाउंड का, उसमें उस फॉर्मूले में कितने उसके आयंस प्रेजेंट है, उनका जो टोटल मास होगा उसे हम क्या बोलते हैं उसका फॉर्मूला मास। जैसे सोडियम है कितना होगा 23, क्लोरीन का भी निकाला कितना था 35.5, तो कितना हो जाएगा 58.5 U। पर अगर इसी को हम किस में एक्सप्रेस कर दें ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा उसका ग्राम फॉर्मूला मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास ग्राम फॉर्मूला मास बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है एटॉमिक मास के बारे में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो कल हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसकी डेफिनेशन और उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैंने फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो नहीं करवाया मैटर वाला, उसमें मैटर एलिमेंट कंपाउंड मिक्सर है, तो वो बच्चे बोल रहे थे कि हमने किया हुआ 9th 10th में, तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो वो मैं दोबारा करवा दूंगा बाद में। तो इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद मैं एक आपको असाइनमेंट दूंगा इस पूरे चैप्टर पे, क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल, तो आप सोल्व करोगे। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सभी को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप ज़रूर डिस्कस करें, और जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम दी जाती है असाइनमेंट उसको सोल्व करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।